ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में और खूबसूरत डल लेक के किनारे पर एक मरतबा फिर खुशामदीद है आपका गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में। नाज़रीन, मुसलसल बहस और मुबाहिसा हो रहा है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक्किद किए जाने वाले असम्बली इंतखाबात पर और इन पर अवामी तवक्कात। मुसलसल हम बात कर रहे हैं लोगों की क्या तवक्कात है, लेकिन आपको बताते चले कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद एक अवामी हुकूमत का क़याम अमल में होगा। लेकिन ये जो हुकूमत बनेगी ये यूटी में होगी, ना कि स्टेट में। इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, यहाँ मसाइल क्या है, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, क्या वो सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार होंगी क्या वो अवामी मसाइल या मैनिफेस्टो को पूर्ण करेंगे, वादे पूर्ण किए जाएंगे, उस पर ज़रूर बात होगी। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं फारूक कातू साहब, जो कि मेंबर है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। हमारे साथ है एक और मेहमान मंजूर भट्ट साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। हमारे साथ है मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है। हमारे साथ है सैयद मुजफ्फर रजवी साहब, जो कि अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। हमारे साथ है एडवोकेट बरकत कौर जी, जो कि लॉयर है और साथ साथ सिख कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। हमारे साथ है फारूक डार साहब, जो कि को चेयरमैन है जम्मू कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की, और साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ है अनीता चांदपुरी जी, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। शेख उवैस साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ है जाहिद ज़हूर साहब, जो कि ट्रांसपोर्टर है। हमारे साथ है इश्तियाक कादरी साहब, जो कि चेयरमैन है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इंजीनियर रशीद के अवामी इत्तेहाद पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ है अर्जुमंद मखदूमी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी खान साहब, और साथ साथ हमारे साथ है इरफान फाजिल साहब, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है। नाज़रीन, बात यही हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल के बाद हुकूमत यहाँ पे कायम होगी, इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या है, क्या वादे पूरे किए जाएंगे, इस पे बात होगी। सबसे पहले मंजूर भट्ट बीजेपी के यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मंजूर साहब, 8 तारीख को हुकूमत बनेगी, वादे किए गए हैं, कितने पुरुउम्मीद है, कॉन्फिडेंट है आपकी बीजेपी यहाँ पे इक़्तिदार में आएगी? अमित शाह और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पे ये दावा है कि हुकूमत बीजेपी की होगी, लेकिन कश्मीर में आप सिर्फ 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बाईकॉट को हराया है, बैलेट को जिताया, और इंशाल्लाह 8 अक्टूबर रिज़ल्ट सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर में अगर हुकूमत बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह बीजेपी का होगा, और ना कि श्रीनगर में उसका सेलिब्रेशन होगा बल्कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब आपका दावा नया चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, ये मंजूर भट्ट साहब का कहना है। ओएस नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका भी दावा है, कांग्रेस के साथ अलायंस भी है, बताएं कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, हम तो कॉन्फिडेंस तो होता ही है जब कोई भी पार्टी लड़े, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी। बट हमें पता है जम्मू कश्मीर का अवाम वो अवेयर हो चुका है, चाहे वो प्रॉक्सीज़ हो, चाहे वो खिलवाड़ जो बीजेपी ने यहाँ पे किया, बिल्डोज़र से लेके टैक्सेस से लेके झूठे वादे से लेके कि 370 के बाद जी हमने बड़े बड़े प्रोमिसेस हमने जी वो किया, हमने जी ये किया। मैं आपको एक फैक्ट और फिगर गिनाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मंजूर भट्ट, मैं ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के पास एक रोशनी डालना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया इस चीज़ को, इस फैक्ट को देख के और पढ़ के, कि जब 2014 तक जो लाइबिलिटीज़ थी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो 49,000 करोड़ की थी। ये आप गौर से सुनिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी गौर से सुनिए ये चीज़। रहा 2014 जब इन्होंने पीडीपी के साथ गठजोत करके ये जो दावे करते थे कि हम जी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपने देखा पीडीपी वालों ने इनका दामन पकड़ा, इसको कहते हैं कि ईमान नहीं होना। बीजेपी वालों ने पीडीपी वालों का, वो उनको कहते थे परसों तक हुर्रियत वाले, वही प्रॉक्सीज थी, ऐसे ही आज ये ग्राउंड पे भी कर रहे हैं, तो इन्होंने वो सरकार बनाई। गुड। आप देखिए, फिर पीडीपी के दौर में जब बीजेपी भी थी, इन्होंने लाइबिलिटीज़ को बढ़ा के 69,000 करोड़ किया 2018 तक। ये 49,000 करोड़ फ्रॉम 47 टू क्या बोलते हैं हम 2014 49,000 करोड़।
फिर जब इन्होंने 2018 में एक अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके में, मतलब क्या इंप्रेशन पड़ा। मैं खुद एक यूथ हूँ, मैं जब कहीं जाता हूँ मुझे शर्म आती है। इन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक जनाजा आपके पास आएंगे जी। आई वुड वांट टू कंप्लीट दैट, दैट्स अ मेन फैक्ट। सो 69,000 करोड़ 2018 तक इन्होंने कश्मीर के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ा दी, राइट। अभी जब फिर इन्होंने एक पावर को पकड़ के 2018 से लेके एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे जो इन्होंने रखा, फिर आपने देखा कैसे इन्होंने गवर्नमेंट चलाई। आज के डेट पे 1,12,000 करोड़ लाइबिलिटी, आप खुद देखिए। इस वक्त 1,12,000 करोड़ लाइबिलिटीज है कश्मीर की। मंजूर जरूर जवाब देंगे। रजवी साहब आप बताएं, आप अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, लोगों ने आपको वोट दिया, कितने पुरएतमाद है आप, और कैसे लोगों को आप इंश्योर करेंगे जो वादे किए गए हैं वो निभाएंगे? कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को? देखिए, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी भी अच्छी खासी सीटें आ जाएंगी। तो लेकिन जो मैं कहता हूँ मेरी समझ में जो आता है, बड़े चैलेंजेस होंगे उस पार्टी के लिए जो यहाँ पर हुकूमत करेगी, जो भी हो, मिली जुली सरकार हो या कोई वन साइड सरकार हो, उनके लिए बड़े चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ जो बड़ा अहम चैलेंज है वो है रेस्टोरेशन ऑफ दिस स्टेटहुड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये टूटा फूटा स्टेटहुड नहीं चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में स्टेटहुड चाहिए। और दूसरा ये है कि रिलीज़ ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और तीसरा हमारा जो मेन इसमें लगता है जो चैलेंजिंग होगा वो है एमनेस्टी टू ऑल दोज हु आर सफरिंग फॉर पासपोर्ट्स वेरिफिकेशंस एटसेट्रा। आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया, पासपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की, और जो प्रिजनर्स बंद है। खान साहब आप बताएं, आपका इत्तेहादी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या समझते हैं कि आप 8 तारीख को हुकूमत बनाएंगे, या बीजेपी के मंजूर साहब ने जो कहा कि नया चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा? इंशाअल्लाह 8 तारीख को खुद देखेंगे, जैसे मेरे पार्टनर ने यहाँ बता दिया, खुद आप देखेंगे क्या होगा यहाँ। देखिए, ये एक कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है सब हर वक्त। आज भी आप देखेंगे, आज भी जिस तरह जो यहाँ पर एक दफ़ा हुआ था कि मफ को साथ लेकर चले थे, इसी तरह इन्होंने दूसरी पार्टीज़ को साथ लेके चले थे। लेकिन वक्त पे माफ़ कीजिएगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कश्मीरी के साथ मजाक किया है। आज भी वो बड़ा मजाक है, जैसे मंजूर साहब अभी बचा है, इसको पता नहीं है, वक्त आएगा ये खुद देखेंगे। कश्मीरियों के साथ जो मजाक हुआ है वो हमेशा हुआ है, हमेशा, ये आज की बात नहीं है। आपकी बात आ गई कि इंशाअल्लाह 8 तारीख को ये खुद देखेंगे। कश्मीरी आज कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, कश्मीरी बीजेपी को रिजेक्ट करेंगे, ये कहना है कांग्रेस के लीडर का। इंजीनियर रशीद साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चेयरमैन भी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के, लेकिन इशारा भी दिया गया ए टीम बी टीम प्रॉक्सीज वगैरह। लेकिन 8 तारीख को कितने उम्मीद है आपकी 10 साल के बाद इलेक्शंस और अवामी हुकूमत का क़याम? पहले मैं हिंदुस्तानी हुकूमत को, जो मरकज़ी सरकार में हुकूमत है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को जेल में रखकर, इंजीनियर रशीद ने जेल में रहकर जो यूथ को पावर अता किया, बैलेट का पावर अता करके, आज इंजीनियर रशीद मुबारकबादी का मुस्तहक है कि यहाँ के यूथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जेल का बदला वोट से नारा था और वही नारा पूरे कश्मीर में इस वक्त गूंज रहा है। हमारे बेशुमार बच्चे इस वक्त जेल में हैं। तो आज का जो इलेक्शन है, आज का ये इलेक्शन भी उसी उनकी रिहाई के लिए इलेक्शन है। और आप देखेंगे 8 तारीख को हमारी हुकूमत यहाँ, क्या बात है, 8 तारीख को इंजीनियर रशीद के अवामी इत्तेहाद पार्टी की हुकूमत होगी। बरकत आप बताएं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते, दावे अपनी जगह पे, आप ग्राउंड जीरो पे काम करते, अपनी कम्युनिटी के बारे में भी बताएं। और ये जो हुकूमत बनेगी, कैसे आप इस हुकूमत पर जो वादे किए गए उन पर ये समझते हैं कि वो वादे निभाए जाएंगे? एक आपने वो कहावत सुनी है, एक छोटे बच्चे को आप टॉफ़ी दे दो और उसको कहो ना मेरी परमिशन के बिना तुम इसे खा सकते हो ना ही खोल सकते हो। वो टॉफ़ी वैसे ही हम कश्मीरियों को बार बार दी जाती है, और इस बार भी असेंबली इलेक्शंस के नाम पे हमें 10 साल बाद टॉफ़ी ही दी गई है, क्योंकि मेन पावर किसके पास है? तो ये जो टॉफ़ी है ना, ये टॉफ़ी हमें नहीं चाहिए। ये कश्मीरियों का, चाहे वो सिख हो कश्मीर का, मुसलमान हो, हिंदू हो, पंडित हो, उन सब का माइंड डाइवर्ट करने के लिए दी गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगी
जो हमारे ये भाईजान कह रहे थे कि भाई हुकूमत आएगी तो बीजेपी की आएगी, चीफ मिनिस्टर होगा तो बीजेपी का होगा, सब कुछ बीजेपी का होगा। मैं कश्मीर की बेटी और यूथ होने के नाते, जो मेरे कांग्रेस के जो बड़े मेरे फादर समान है, उन्होंने एक चीज़ बोली है, बीजेपी जबरदस्ती इन्होंने जो हमारे साथ किया, हमें कैद रखा, हमें बंद किया, हमारे पे जो जो जुल्म किए, हमारी यूथ पे, हमारे बुजुर्गों पे, स्पेशली यूथ के साथ जो हो रहा है, ये जबरदस्ती चाहे तो सब कुछ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग कश्मीरियों का, कश्मीर के यूथ का सपोर्ट, उनका ट्रस्ट, उनकी इज्जत कभी नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जितना जुल्म कर सकते थे वो किया है। डेवलपमेंट के नाम पे 10 साल इनको हमने दिए। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ घंटा घर पे 1200 करोड़ लगाए, 4 साइकिलें खड़ी की, लेकिन यूथ के लिए, यूथ की डेवलपमेंट, जो हमारे आज भाई बहन सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया? ठीक है, आपका सवाल यह है कि यूथ के लिए क्या किया। फारूक साहब, कॉन्ट्रैक्टर्स की जब बात हम करते हैं, क्या इश्यूज़ है उनके और कितने उम्मीद है आपकी जो 8 अक्टूबर को हुकूमत बनेगी और वो मसाइल जो हल किए जाएंगे? एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है 8 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 6 साल के बाद यहाँ पर स्टेट में हुकूमत बनेगी। हर एक तबके को एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मगर जो टसल हमें लग रही है, दिल्ली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दरमियान हो जाएगी रिज़ल्ट आने के बाद। मेरे ख्याल से उस टसल से जो भी हमने वादे किए हैं यहाँ के लोगों को, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हम एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करेंगे, हम हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे, हम टूरिज़म को मजबूत करेंगे, मेरे ख्याल से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर ये टसल रही। नंबर 1। नंबर 2, जो बादशाह थी, जो स्टेट गवर्नमेंट बनते थे यहाँ पर पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, एक प्रिंसिपल उनका होता था, आपसू में बैठना, चेयरमैनों में बैठना, उसके बाद अगर कोई साहिल आता था रिप्रेजेंटेशन लेके, उसको कहना हम बिज़ी है इस वक्त, हम आपको नहीं मिल सकते, उनका काम नहीं निकलना। मेरे ख्याल से उस मिजाज में अब चेंज लाने की ज़रूरत है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं हमारी यहाँ पर कश्मीर की, जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर स्टेट के हवाले से, उनको वह बादशाहत अब छोड़नी पड़ेगी, उनको अब ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। उनको लोगों के जितने भी मसाइल मुश्किलात है, उनको ये मसाइल मुश्किलात लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपने बड़ा एक्सपेक्टेशन, उसके साथ साथ आप देखें 6 साल से यहाँ पर हमारा जो कौम है इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो फेस कर रहा है इस वक्त मुश्किलात हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्टर में। मैंने इससे पहले भी डिबेट में कहा, ब्यूरोक्रेसी का एक अपर हैंड रहा जम्मू कश्मीर के हवाले से। ये स्टेट जो थी, ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थी। जो एक्सपेक्टेशन थी 2019 के बाद, जो वादे हुए दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि हम भी खुश थे उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, हाँ काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। पैसा भी दिल्ली सरकार से बहुत आया, क्योंकि 2024-2025 की जो एलोकेशन है जम्मू कश्मीर के हवाले से, कम से कम 1,12,000 करोड़ एलोकेशन है यहाँ पर इस वक्त। जो हमें खदशात लग रहे हैं इस वक्त, जो डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पर, कम से कम 70,000 करोड़ यहाँ से लैप्स हो जाएंगे 2024-2025 के हवाले। आपने बड़ी खूबसूरत, आपने जी, ये सबसे बड़ा सेटबैक है डेवलपमेंट के हवाले से। आपने जो चीज़ें बताई है, ये नई हुकूमत के ऊपर चैलेंज होंगे, उनको हल किया जाएगा। अनीता जी, आप बताएं, कश्मीरी कम्युनिटी, जो पंडित कम्युनिटी है, 8 अक्टूबर को नई हुकूमत बनेगी, क्या उम्मीदें रखते हैं आप, और क्या समझते हैं आपकी जो वादे किए गए हैं, कितने पुरुम्मीद हैं आपके वादे निभाए जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो हम सब की बात आवाम तक पहुँचाने का एक बहुत अच्छा ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, ये इसके लिए मैं आप सब जितना भी आपका टीम है उनका धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक कश्मीरी पंडित की बात है, अभी बीजेपी भी बोली, कांग्रेस भी बोली, एनसी भी बोली, सब ने बोला, लेकिन जिस टाइम 90s में यहाँ पंडितों का कत्ले-आम हुआ, तब सरकार किसकी थी? यहाँ पे एनसी की। वादा हमारे साथ उस टाइम भी टूटा, वादा हमारे साथ कांग्रेस के टाइम में भी टूटा, वादा हमारे साथ पीडीपी के टाइम में भी टूटा, वादा हमारे साथ बीजेपी के टाइम में भी टूटा। रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी 35 साल से हम उस रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी का वेट कर रहे हैं कि कब हम अपनी घर वापसी करेंगे, कब हम अपने घरों में वापस आएंगे, कब हमारी जो माएँ हैं जिनकी आंखें तरसती है वो शंकराचार्य को देखने के लिए या वो हरि पर्वत को देखने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेवलपमेंट, वो ये उस तबके के बारे में उस टाइम जो कत्ले आम हुआ, एनसी जिम्मेदार है।
उस टाइम की सरकार जब यहाँ पे कत्ले पंडितों को मारा जा रहा था, हमारे डॉक्टर फारूक साहब तब लंदन में छुट्टियां मना रहे थे, ठीक है, तब भी टूटा वादा। कांग्रेस आई, पीडीपी आई, आज तक पंडितों की रिहेबिलिटेशन के बहुत सारे मतलब नोट मेमोरेंडम्स पेश हुए इतने 2014 से पहले, बहुत सारे मैनिफेस्टोज आए, बहुत सारे वादे हुए हर एक सरकार की तरफ से, लेकिन रिहेबिलिटेशन कहाँ है? ठीक है, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्होंने जो भरोसा दिया गया था वो निभाया नहीं गया है। मंजूर साहब, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप काफ़ी काम कर रहे हैं डल के ऊपर, वाटर बॉडीज़ के ऊपर। इस वक्त जो चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की, या जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैनिफेस्टो हमारे पास है, नई जो हुकूमत बनेगी, क्या समझते हैं आप कि कितना ज़रूरत है उनको, या कितने पुरुमीद है आप कि इसकी बहाली के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनको ही एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट ऑन टॉप रखा है या कि नीचे रखा है? क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट इस वक्त है वो खस्ता हाल है। हम सब देखते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, आवर वाटर बॉडीज़ आर इन शम्बल्स, आवर सिपिंग्स आर चोक्ड, हमारे ये जो वेटलैंड्स है ऑलमोस्ट अबाउट 60% ऑफ दम आज ख़त्म हुए हैं। हमारे जंगलात की नज़र दीजिए, उनकी तरफ गौर कीजिए कि क्या हुआ है हमारी इनके साथ। तो यहाँ मेरा यही सवाल होगा इन सब पॉलिटिकल जमातों से कि इन्होंने मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट कहाँ रखा, ऊपर रखा है या नीचे रखा? सवाल आगे लिया जाएगा मंजूर साहब से भी, रजवी साहब से भी, उवैस साहब से भी, खान साहब आपसे भी कादरी साहब के, जो मंजूर साहब ने कहा कि एनवायरनमेंट के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को कहाँ पे रखा है, आगे लाएंगे। फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूँकि चैम्बर से हैं, इस वक्त क्या बुनियादी मसाइल है चैम्बर के, और मैनिफेस्टो भी आपने पढ़ा होगा, तो कितना लगता है आपको कि 8 अक्टूबर के बाद एक नया शिफ्ट होगा, सिनेरियो होगा, या फिर इकॉनमी जनरेशन का एक नया वादा हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन I was very disappointed to read the manifestos of various political parties. I would like to add to what my worthy friend Manzoor Saab said. मैंने नहीं देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रोड मैप है, कोई गोल है एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। हमारे पास कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोलॉजिकल डिज़ास्टर। टूरिज़म अपनी जगह पे, चलो ठीक है, टूरिज़म इज़ द मेन स्टे ऑफ आवर इकॉनमी, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा आफ्टर हॉर्टिकल्चर, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म। आई डोंट सी एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनसी, कांग्रेस और बीजेपी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका क्या प्लान है। अनफॉर्चुनेटली जो कि मंजूर साहब ने भी इनसे सवाल किया, आई डिड नॉट सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी इन देयर मैनिफेस्टोज एज फार एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कश्मीर इज कंसर्न, बिकॉज कश्मीर जो है इट्स एन इको फ्रेजाइल जोन। इन सबको ये पता होना चाहिए कि 20 साल के बाद अगर इसी तरह का यहाँ पे टूरिज़म चलता रहा, या हम लोग एस्थेटिक्स को नहीं फॉलो करेंगे, या हम लोग एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि 20 साल के बाद कश्मीर एक कोल्ड डेजर्ट होगा, न यहाँ पे टूरिज़म होगा, ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्री होगी, ना कोई कॉमर्स होगा। चूँकि फारूक साहब ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, जाहिद साहब आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी बताएं कि कितने पुरुमीद है आप हुकूमत से, और क्या मसाइल हैं जो इन हुकूमत को ट्रांसपोर्ट के हवाले से हल करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ जो हर घर की ज़रूरत है, माँ हो, बहन हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हर एक घर में वो ज़रूरत होती है इंसान की। हमारा जो सेक्टर है ना आज की डेट पे वो डाइंग है। ईच एंड एवरी डे वी आर गोइंग डाउन, नॉट वी आर इंक्लाइनिंग अप। मसला क्या है, देखिए जो फ़ी हमारे हैं ना वो हाइक हो रहे हैं। ईयरली 10 से 15% जो इंश्योरेंस है वो हाइक होता है, 10 से 15% लुब्रिकेंट्स में हाइक होती है, स्पेयर पार्ट्स में हाइक होती है, और जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं उनमें हाइक होती है। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक अप्रिशिएट देना चाहता हूं कि जो भी वो अपना टारगेट देते हैं ना, अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हो या डिपार्टमेंट ऑफ एलजी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वहाँ पे, वो एक टारगेट उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बना दिया, गवर्नमेंट को भी अब वो एक टारगेट देते हैं हर एक डिपार्टमेंट को, आपको 600 करोड़ रिन्यू लाना है, 900 करोड़ रिन्यू लाना है, 1000 करोड़। 2021 में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को दिया गया था टारगेट 300 करोड़, उन्होंने 501 करोड़ रुपया दिया। 2022 में दिया था उनको 450 करोड़ रुपया, उन्होंने 600 कुछ करोड़ दिया। और 2024 में अभी तक उन्होंने इन मंथ में 900 से ऊपर
करोड़ रुपए दिया रिन्यू। मेरा बस स्टैंड बटमालू का वो वीरान, उसकी आप हालत देखो, कोई नहीं जा पाता है वहाँ पे। परीपोरा का आप स्टैंड देखो, वहाँ पे इंसान नहीं जा पाता है। कोई इंसान अगर 2 दिन 1 घंटे की बारिश होती है तो इंसान चलेगा वहाँ से, पता नहीं उसकी मौत वहाँ पे ही हो जाएगी। और आज की डेट में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राइस हाइक है 2021-19 मार्च को हुआ है। अगर 6th पे 7th पे कमीशन, टोटल 1.5 करोड़ की आबादी में 5 लाख मुलाजिम है। मुझे मुलाजिम भाइयों के साथ कुछ नहीं है, उनकी हाइक होती है 6th पे हो, 7th पे हो, 8th कमीशन, मगर वो हाइक जो होता है ना वो हम पे ही आती है। मखदूमी साहब, आप बताएं, एक सामाजिक कारकुन हैं, मसाइल ऐसे जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, जो भी हुकूमत आए, चूँकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिनकी भी हुकूमत हो। मसले मसाइल की जब हम बात करते हैं, अगर हम श्रीनगर से 2 किलोमीटर उधर इधर जाएंगे, रोडों की हालत बहुत बुरी है। अब आप देखिए मौसम भी चेंज हो गया, आज के डेट में वो रोड उनको मैग्नेमाइजेशन नहीं हो जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर की जब हम काम करते हैं, अक्सर हम स्टेट में देखते हैं कि कौम का सरमाया यूथ होता है। यूथ के लिए आज की डेट में कुछ भी नहीं है। जो भी सरकार आगे बनेगी उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में पानी के लिए एलजी गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी वहाँ पे बहुत सारे इशू आए। बिजली की जब हम बात करें वो भी वहाँ इशू आ रहे हैं। हमारे स्टेट के लिए जो अब ये नया एक एग्ज़ाम है, जो असेंबली हमारी बनेगी, जो हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उसको हर चीज़ के लिए एक क्लर्क की तरह एलजी साहब से परमिशन लेना है। यूथ जो आज का यहाँ है, जो आम लोग हैं, उनकी जो दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि ये डिबेट मेरे ख्याल से इसीलिए है कि आवाम क्या चाहती थी। आवाम चाहती थी, दिल पे हाथ रख बोल रहा हूँ, कि यहाँ की जो लोकल हमारी पार्टियाँ हैं, ये लोग गठजोड़ करें और बाहर की जो पार्टियाँ हैं उनको बाहर यहाँ से रखें। लेकिन उसमें ये कामयाब हो गई है। मुझे आप बताइए, ये उसमें नाकामयाब हो गए, अब आप मुझे बताइए आगे के लिए क्या कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो आवाम का यहाँ का वो था कि यहाँ पे लोकल जो हमारी पार्टियाँ हैं उनको, उनका गठजोड़ अलायंस बने, किसी तरह वो कामयाब हो जाए, सो दैट एक आवाज़ बन जाएंगे। इसलिए आगे जो असेंबली बनेगी वो एक आवाज़ नहीं होगी, वो कम से कम 3-4 पार्टियों की आवाज़ होगी। आप कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली होगी उसमें आवाज़ की ज़रूरत थी, वो नहीं, वो आपका व्यू पॉइंट है। इरफान साहब, एज ए जर्नलिस्ट, आप भी इस नई हुकूमत के लिए क्या चैलेंज समझते हैं और क्या समझते हैं आपकी पहले प्रायोरिटी पर किन इश्यूज़ को फटाफट एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, प्रायोरिटीज़ के साथ साथ सबसे पहले मैं कहूँगा कि नो डाउट अबाउट इट कि अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, एटलीस्ट देयर इज़ अ चेंज फॉर द डेवलपमेंट। अगर देखा जाए, सड़कें ठीक करना, बाकी सारी चीज़ें करना, टूरिज्म को बढ़ोतरी देना, जिन पर उन्हें काम किया वो करके दिखाया, उसमें कोई शक नहीं है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, व्हेन वी नीड डेवलपमेंट, स्पेशली जिसमें आपको कह सकते हैं कि कोई बुनियाद खड़ी करनी है, वो सबसे पहले रोज़गार का है। यानी आजकल का जो यूथ है ये एक विजनेटिक है, इसको पता है कि मेरे घर में कैसे चूल्हा चल रहा है, मुझे मेरी आमदनी क्या होगी। वो ज़माना नहीं रहा कि जब हम 5 लोग 6 लोग एक ही कमाता था। इनके लिए जो भी नई सरकार आएगी, सबसे पहले उसे ये चीज़ सोचना है कि अगर मैं इसको सेटल करूंगा, इस डेवलपमेंट को एस्पेक्ट्स पे लाऊंगा, मुझे किन रेशियोज़ पर चलना है, मुझे कौन सी AST देखनी है, कौन सी वर्बल कमिटमेंट देखनी है, किस ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना है। ये वो ज़माना नहीं, वला त्राव वोट पको हा करिए, नो। नाउ मैंने ग्राउंड पर खुद देखा, आपने ग्राउंड पर देखा, आपने रिपोर्टिंग की, हमने देखा कि वो बंदा जो वोट डालने के लिए गया है वो क्या सोच लेकर गया है। उसको मालूम है यहाँ कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो खुद ही बेचारा पढ़ लिख कर रेड़ा खड़ा करके अपना रोज़गार कमाता है। मगर अगर इन चीज़ों पर पहले से ही काम होता, मुझे लगता है चाहे कोई भी सरकार हो, वो डेफिनेटली यहाँ के यूथ का दिल जीत लेती। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एड्रेस किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सबसे ज़्यादा फोकियत देनी है और चैलेंज भी वही होगा। मंजूर साहब, आपने चूँकि अभी चैलेंज किया कि नई सरकार हमारी होगी, ठीक है, आपने सरकार बनाई, कश्मीरी लोग, जम्मू से रहने वाले लोग जिन्होंने आपको वोट किया, सरकार आपकी है। पहले महीने में आप ऐसे कौन से डेवलपमेंटल या ऐसे कौन से काम करेंगे जिसके लिए आप समझिए कि लोग वाकई आपकी हुकूमत की तारीफ करें? देखिए, मैनिफेस्टो में जो हमने चीज़ें रखी है और जो ख़ास करके हमारी पार्टी का जो सबसे प्रायोरिटी होती है वो डेवलपमेंट है और हमारा मैनिफेस्टो पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। मेरे साथ जो यहाँ पर सियासी कारकुनों को छोड़ के जो सामाजिक कारकुनों के सवाल है, ये जेन्युइन है और मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं भी समाजी एक कारकुन भी हूँ।
तो काफ़ी ग्राउंड पे हमने देखा। लेकिन ये बातें तब की जाती है जब हमारा घर ठीक ही नहीं था, जब हमारे घर के हालात सही नहीं थे, तब हमें बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, ऐसे प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं थी। अगर मुझे लगता तब ये हमारी बहन ऐसे बात करती तो शाम को शायद उसको पुलिस पकड़ के लेती। लेकिन आज अच्छे माहौल में बोल रहे और खुला बोल रहे, ये सबसे बड़ी जीत है डेमोक्रेसी की। यहाँ 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेमोक्रेसी का गला घोंटा। जहाँ तक इनका सवाल था लाइबिलिटीज़ उन लोगों को, उस गवर्नमेंट को चढ़ते जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल लेडेड जो गवर्नमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया, कश्मीर की ज़मीन और आसमान की हालत बदल दी। आज जो टूरिस्ट आ रहे हैं, एक घंटाघर की बात कर रहे हैं, 12,000 करोड़ हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत वसी मुल्क है। ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पता नहीं रास्तों में कितने हमारे खर्चे हुए। जो आज 7-8 फ्लाईओवरों की उन्होंने बात नहीं की। जो आज रोड जो 16 घंटे का था वो 6 घंटे में आज तय होता है। रेल जो सबसे बड़ा लोगों का ख्वाब था पूरे मुल्क के साथ जोड़ना, वो आज के दौर में तय हुआ। मुझे लगता है हमारी बहन को याद रखना। मेरी बहन, मैंने आपके टाइम पेशेंस रखे, आप मेरे टाइम पेशेंस रखिए। अब रहा सवाल, गलत बात नहीं, आपने गलत बात की, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उनका। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट का, हमने अभी डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे लाया है और हम चीज़ों को ठीक करने में लगे। और जो सवाल है, टूरिज़्म की बात तब की थी जब यहाँ पर हालात ठीक थे, जब यहाँ स्ट्राइक कॉल से पैलेट चलते थे, टूरिस्ट आते नहीं थे। किस एनवायरनमेंट की आप बात करेंगे? 40 साल 1 लाख के करीब हमारे नौजवान कबर बोस हो गए, उनकी जवाबदेही उसके बगैर बात कोई होती थी? आज मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर आपने जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए, आज एनवायरनमेंट की बात हो रही है, आज यहाँ पर बाकी चीज़ों प्रोजेक्टों की बात, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कहे हो। ये तभी हो रही है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र साहब ने चीज़ें बदल दी है। हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर रिहेबिलिटेट करने की कोई, इन्होंने तो भगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चीफ मिनिस्टर उमर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भगवाया मरवाया। यहाँ पर हम वापस लाने में लगे, उनके घर बनाने में। अभी क्विक है बट 2 मिनट मुझे चाहिए, बराबर चाहिए। पहली चीज, जो मेरे भाईजान कश्मीरी है, पहले ये तो मेरे लिए मेरे भाई हैं। पहली चीज जो इन्होंने, अब ये मुझे बोलने नहीं देंगे सर, आप इनकी बात भी सुनिए प्लीज। आप, पहली चीज मैं एक प्राउड कश्मीरी हूँ, दूसरी चीज मैं प्राउड कश्मीरी सिख हूँ। ठीक है, प्राउड कश्मीरी सिख हूँ मैं, तो एक सिख 1.25 लाख के बराबर कि इनके राज में, बीजेपी के राज में सच बोलने में, सुन लेना पहले मेरी बात। मंजूर साहब, आप पेशेंस रखें। एक सेकंड। आप आराम से, हाँ, बरकत को अपनी बात बोलने नहीं देंगे। अब ये सच नहीं बोलने देंगे। सड़क पे हमारी चेकिंग करते हैं, सड़क पे हमारी चेकिंग करते हैं, हमारे यूथ की आवाज दबाते हैं, और जो घरों की बात कर रहे हैं, ये इनका घर नहीं है, ये जबरदस्ती यहाँ घुसे हैं। और अगर वाकई में इनको अपना घर बनाना था तो इनको यूथ पे काम करना। आपकी बात आ गई। रजवी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है। जी आप बताएं। जो 2018 से लेके 2024 तक इन्होंने 40,000 करोड़ की लाइबिलिटी चढ़ा दी, अथवा कर्ज खोलुक, ये उस चीज का जवाब दे। जब हमारी सरकार थी 49,000 करोड़ जब हमने छोड़ा, 2014 में जब इन्होंने सरकार बनाई 49,000 करोड़ था। टिल 2018 वो था 68,000 करोड़। आज 1,12,000 करोड़। आप इनसे सवाल कीजिए जी, आपके सवाल का जवाब। ठीक है, आपके जी। हाँ, मंजूर साहब प्लीज। रजवी साहब, 1 लाख करोड़ बजट में। रजवी साहब, आप रजवी साहब कुछ कहना चाहते हैं? 1 लाख करोड़। जी, मंजूर साहब, आप उवैस साहब, रजवी साहब बात करना चाहते हैं। आप रजवी साहब को बात करने दीजिए। कश्मीर में था, उसको मरकजी सरकार ने यहाँ से लूटा ही है, दिया कुछ नहीं है। बीजेपी जो गिनते हैं, बीजेपी जो गिनते हैं, नहीं, कांग्रेस ने भी वही सलूक किया, कांग्रेस ने भी वही सलूक किया। अब जो ये गिनते हैं कि डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट? जब घर में 1 कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रोज बरोज बढ़ती जा रही है, यहाँ पर बेकारी है, बेरोजगारी है, ड्रग्स पर जा रहे हैं यूथ, हमारा यूथ तबाह हो रहा है। किसने किया? इससे ये मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है, जो बीजेपी सरकार। हम भारत की बात करते हैं ना, हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं ना। हम तो बोलते हैं हमें राइट टू स्पीच है, हमें फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये फ्रीडम है कि जब आप सच बोलो। आपकी बात पहुंच के जी बताएं। ये डिबेट चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूंगा, अपने मंजूर साहब को छोटा बेटा जैसा मेरा है। जब आप यहाँ आ गए, ये जो स्टेट बना था वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। जैसे मेरे पार्टनर ने यहाँ कहा, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता था, आपने तो चीफ मिनिस्टर पे पहुंचा दिया ना। बेटा बात सुनो ना, आप भी ये रख लो ना। मंजूर साहब, इनको बात रखने दीजिए।
मंजूर साहब, आपका सवाल है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था, यहाँ पे सदर रियासत हुआ करता था, अब हम LG पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल खान साहब को देखिए, दरअसल अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट से ये सुनना चाहते हैं, एक ये कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, हमारे जो बुनियादी मसाइल है क्या वो हल होंगे, और जो सियासी जमातें हैं क्या वो उन मसाइल को हल करेंगे। देखिए, जहाँ पर सुनिए, हाँ, ज़हूर साहब, बात यह है कि मैं आपको वादा देता हूँ, जैसे भी हमारे कांग्रेस सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ आ गई, जो हमने वादे किए हैं, जो राहुल जी ने वादे, जो मैं बताता हूँ अनीता जी, हाँ, आपको जवाब दे दूंगा। अनीता जी, आपको जवाब दे दूंगा, सब्र। अगर आपकी हुकूमत आ गई, अगर अलायंस ने हुकूमत बनाया, क्या वादे पूरे होंगे? जो हमने वादे किए हैं, जो कांग्रेस ने वादे किए, जिस तरह हमने कर्नाटका में पूरे किए, जिस तरह दूसरी जगहों पे पूरे किए, और जो हम वादे करते पूरा करेंगे। क्या बात है, ये कांग्रेस का कहना है, जो हमने वादे किए पूरे करेंगे। इश्तियाक साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक तो यहाँ मोर लॉयल दैन द किंग बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और न अपने नंबर बनाने की। अगर सचमुच आपको कश्मीरियों की दर्द है, कश्मीरी इस वक्त तड़प रहा है, कश्मीरी बच्चे इस ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, कश्मीरी बच्चे इस वक्त बेकारी और बेरोजगारी में मुब्तला हैं, अगर सचमुच आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा, 8 अक्टूबर का इंतजार करें। इंजीनियर रशीद आएगा, इंजीनियर रशीद के पास इन तमाम मसाइल का हल है। क्या बात है, ये इश्तियाक साहब का चैलेंज है। इरफान साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेन चीज़ जो है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है। कोई भी गवर्नमेंट कहीं पर भी रिजीम कहीं पर भी अपने स्क्वाड पे रहेगी, सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका डेवलपमेंट एस्पेक्ट सही है, उनका रेशियो सही है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हर कोई चीज़ सुधर जाएगी। क्योंकि आपके जेब में जब 10 रुपया होगा, घर चलेगा, चूल्हा चलेगा, घर के हालात सुधर जाएंगे। ये नहीं कि आप अप एंड डाउन पर। एक मिनट सर, इश्तियाक साहब, लेट मी कंप्लीट। अप एंड डाउन, इश्तियाक साहब प्लीज, हमने अप एंड डाउन नहीं देखने हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल हम सुसाइड के केसेस क्यों देख रहे हैं ज़्यादा? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हमारा स्ट्रेस काफ़ी है, एंजाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन के शिकार हैं, पढ़ लिख कर नौजवान अपने आप को मार रहा है, ड्रग्स का शिकार हो रहा है। अगर उसके जेब में कल नौकरी होगी, रोजगार होगा, मुझे लगता है कि इन चीज़ों से डेफिनेटली वो गवर्नमेंट भी रेशियो पे काम कर रहा है। इरफान साहब कह रहे हैं, जी मखदूमी साहब, जी इरफान साहब कह रहे हैं ड्रग्स पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, जिसकी हुकूमत आएगी, मैं बताता हूँ। इससे पहले यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी, यहाँ पे उस तरीके से कत्लगार हो रहा था। आज की बात ये सही है, पढ़े लिखे जवान हमारे ड्रग्स में मुब्तला हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जो हालात हैं, बेरोजगारी है, काम कुछ नहीं है, माँ बाप ने बच्चे पे पैसे लगा दिए। नई हुकूमत बेरोजगारी को कितना खत्म करेगी, कितना उम्मीद, उस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड उसी पे करता है। कुछ कह रहे हैं। अनीता आपके पास? देखिए, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा एक बंदा जो एक आवाज़ लेके आया, बट जब फिर चीज़ें देखी, उसका बेटा पहले प्रॉमिस किया कि जब पापा बाहर जेल से आएंगे, वो इमोशनली जो फूल किया लोगों को उन्होंने, पापा जब आएगा तो मैं सियासत में मैं पार्टनर बनूंगा। लोगों के सामने खुला वो आया, पार्टिसिपेट किया उसने लोगों के सामने। मुझे बताइए, 20 दिन पहले इलेक्शन से पहले उनको छोड़ा गया। कश्मीरी जम्मू वाला हो, कश्मीरी हो, वो अवेयर हो चुके हैं कि ये प्रॉक्सीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे किया है, ये चलने वाली है नहीं। रही बात ड्रग्स की, रही बात जो ड्रग्स की, मेरी बहन यहाँ से कह रहे थे हमारे जी। देखिए, अभी मेरे भाई ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे पीस है, बेशक मैं एग्री हूँ, क्योंकि जब हम 2005 या 2014 तक यहाँ, इश्तियाक साहब आपका रिएक्शन नहीं है, खत्म करने दीजिए, 2014 तक यहाँ थे, बीइंग ए कश्मीरी हिंदू, मैं ऐसे यहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। आज बिल्कुल पीस है, इसका क्रेडिट LG गवर्नमेंट को जाता है। जो सच है वो सच है, डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है। और जहां तक हम लोग, मेरी बहन ने, अभी छोटी बहन ने कहा यूथ, वो यूथ आज हिंदुस्तान के कौन से टारगेट किलिंग भूल गई, टारगेट किलिंग आपके लोगों ने करवाई, टारगेट किलिंग नई हुकूमत से। वैसा मैम, आप नई हुकूमत से, मुझे इनका अभी तक अच्छा लगा था,
बट अभी ये बायसनेस जो आ गई, मुझे अभी तक अच्छा लगा। इन्होंने हम पे भी ताना चाना हर एक पार्टी। अगर ड्रग्स की अगर ये बिल्कुल जो काम आप बात रखने जो काम सराहनीय है वो काम सराहनीय है। मेरा बच्चा यहाँ का बच्चा है, ये कश्मीरी पंडित का बच्चा। बात रखने दीजिए, बात रखने। मेरी बात सुनिए, मेरी आपको दर्द नहीं होता? साहब आप रुकिए। अगर ये ड्रग्स की बात करते हैं, हब्बकदिल कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा ड्रग्स है, वहाँ पे इनकी एमएलए साहिबा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सवाल यह है कि ड्रग्स पे काम करना है। हाँ, प्रॉक्सीज कौन है? प्रॉक्सीज एनसी थी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत में उमर अब्दुल्ला को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा गया है। वांगनू साहब आप बताएं, हम एनवायरनमेंट की बात करें, मैंडेट क्या है? हुकूमत नहीं आएगी, आप सजेस्ट क्या करेंगे नई हुकूमत को जहां तक हमारे एनवायरनमेंट या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है? मैंने सबसे पहले आपको यही सवाल किया था कि इनको आप एक सवाल कीजिए, इन्होंने मैनिफेस्टो में उसको कहाँ पर रखा है? ऊपर रखा, नीचे रखा या नहीं रखा? यही मेरा कंसर्न है। दूसरी बात मेरी बात सुनिए। पिछले 3 सालों में ये जो बात सच है वो करनी चाहिए। पिछले 3 सालों में इस डल पे जो फ्रंट का पोर्शन है बहुत अच्छा काम हुआ, इसका मैं शाहिद हूँ और हम देखते हैं इसे अच्छा काम। यही काम अब इंटीरियर डल में होना चाहिए, क्योंकि डल की हालत, इंटीरियर डल की हालत, आप नई हुकूमत से पुरुम्मीद है और उनको इस पे बारे में उन्होंने क्या। दूसरा, जो अगर हमें यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए, उसके लिए जैसे मेरे काबिल दोस्त फारूक साहब ने कहा कि इस पे हमें एनवायरनमेंट पे पहला काम करना चाहिए। हमें देखना है कि यहाँ के वाटर बॉडीज, यहाँ के वेटलैंड्स, यहाँ के स्प्रिंग्स, इनको रेस्टोर करना है। इसके लिए आप इनसे सवाल। ठीक है फारूक साहब, सवाल यह है कि लोगों ने वोट डाला, आपने वोट डाला, किसने वोट डाला? हुकूमत तो अब 8 को बनेगी। आपकी सजेशन क्या होगी नई हुकूमत को, जैसे कि आपने बिजनेस की, कॉमर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, एनवायरनमेंट की बात की? देखिए, हम लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप एज फार एज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स इज कंसर्न। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारा यूथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि कश्मीर में देयर इज़ नो इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह नहीं क्रिएट की जा सकते हैं। लेकिन एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ representative of the tourism industry and as representative of कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, गवर्नमेंट करेगी, आने वाली जो गवर्नमेंट है, तो आई एम श्योर कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स को भूल जाएंगे। ठीक है फारूक साहब, आप 40 सेकंड में कोई सजेशन देंगे जो 8 अक्टूबर को नई हुकूमत होगी? एक्चुअली मेरी यही अपील होगी, जितने भी यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो इन लोगों ने वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई जालसाजी नहीं चलेगी। जालसाजी नहीं चलेगी। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने का मौका दीजिए। आप अपनी सजेशन। आप जो 6 साल हमने निकाले, मेरे ख्याल से क्रूशल 6 साल थे कश्मीरियों के लिए। 70 साल से इतना हमने मेरे ख्याल से प्रॉब्लम फेस नहीं की जितने हमने इन 6 सालों माशी तौर पर फेस की। माली तौर हर एक साइड से हमारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार है इस वक्त, हमारे बच्चे इस वक्त ड्रग्स के शिकार है। उसके साथ साथ जो मैं एक यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2012-2013, यहाँ पर ई टेंडरिंग इंट्रोड्यूस हुई उस टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के हवाले से, जिसने सबसे बड़ी बेरोज़गारी यहाँ पर पैदा की उस टाइम हमने रिप्रेजेंटेशन थी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। आप इस ई टेंडरिंग को ख़त्म कीजिए, कम से कम 15 लाख तक कोई ई टेंडरिंग नहीं हो जाएगी, यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हम आज बातें कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं टेंडर पार्टिसिपेशन के लिए। आप देखिए वो ई टेंडरिंग किस हुकूमत में इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हमने सबसे ज़्यादा मुखालफत की। अगर बेरोज़गारी हुई यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट यहाँ की माशत की रीढ़ की हड्डी है। आपने कुछ सजेशंस दिए है नई हुकूमत को, चूँकि वांगनू साहब ने भी जी अलग अलग मेहमानों ने अलग जी बताइए। उमर साहब करप्शन के खिलाफ थे, ई टेंडरिंग नहीं, लेट मी स्पीक। आपने आप बोला तो लेट मी आंसर। फारूक साहब आपने बात रखी, फारूक साहब आपने बात, लेट मी आंसर। उससे क्या होता था कि उमर साहब डे 1 से करप्शन के खिलाफ थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कहीं पे भी जाके आप चेक कराइए, ग्राउंड रियलिटी चेक कराइए। आपकी बात आ गई। आप सभी मेहमानों का
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मंजूर वांगनू साहब ने एक अच्छा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से किया कि आप अब बताएं कि आपने जो मैनिफेस्टो इशू किए हैं, हालांकि वोटिंग भी हुई है, आप बताएं कि आपने मैनिफेस्टो में अपना जो ये एनवायरनमेंट के हवाले से जो आपने पॉइंट वहाँ पे किया है कहाँ पे है? हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है, ठीक है जी जी। कादरी साहब अब चूँकि हाँ आप सब ने अपनी सजेशंस दी, आप प्लीज़ हाँ, आप सब ने अपनी बात रखी। कई सारे लोगों ने, फारूक साहब ने, वांगनू साहब ने, सभी साहब ने सजेशंस दी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो 8 अक्टूबर को हुकूमत बनेगी, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हम कई सारे मसाइल के शिकार हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बुनियादी मसाइल है, चाहे सियासी मसाइल है, चाहे समाजी मसाइल है, या फिर हमारे माशी मसाइल है, या हमारे दीगर मसाइल है, उनको हल करने की हमें बहुत सारी उम्मीद है। आपने वक्त दिया, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम है ओपन टॉक, मुसलसल बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले अवामी जो हुकूमत बनने वाली है, जिसके लिए 10 साल के बाद यहाँ पे इंतखाबात हुए। 8 अक्टूबर को किस सियासी जमात के सर पर ताज सजेगा, उसका इंतज़ार है। लेकिन जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उनको कितना पूरा किया जाएगा, ज़रूर इन्हीं सियासी जमातों के लोगों से उस वक्त भी सवाल किया जाएगा। टीम श्रीनगर के साथ गुलिस्तान टीवी के लिए इमरान नाइकू, अल्लाह हाफ़िज़।